हेलो बच्चों, मैं प्रदीप द प्राइम क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी पूरी टीम द प्राइम क्लासेस के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको वीडियो प्रोवाइड करा रही है, जिससे कि आप घर पर रहे और सुरक्षित रहे और इसके साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसपी सर का जिक्र किए थे और एसपी सर आज आपको पढ़ाएंगे, फिजिक्स का क्लास लेंगे और एसपी सर आ चुके हैं। ठीक है, तो एसपी सर को बुलाते हैं। प्लीज कम हियर टू एसपी सर और यूट्यूब चैनल। सर आइए। थैंक यू सर। जैसा कि मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है क्लास 10 और 12 की फिजिक्स पढ़ाने के लिए, तो मैं ये उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा कोई टॉपिक ना होगा जो मैं आपको समझाने में असमर्थ होऊंगा। और मैं ऐसा आशा करता हूँ कि हमारी क्लास बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेगी। थैंक यू। तो क्लास शुरू करने से पहले हम आपको याद दिला दें, यदि आप इस चैनल से जुड़े हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम आपको अच्छा कंटेंट दे सके, हर वीडियो आपको प्रोवाइड करा सके, जिससे कि आप घर पर सुरक्षित रहकर बहुत बेस्ट पढ़ाई कर सके और अपने एग्जाम के प्रिपरेशन कर सके, अच्छा मार्क्स सके, अच्छा परसेंटेज लाए। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, अपना क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं अपना पहला लेसन, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं विद्युत आवेश। इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। विद्युत आवेश, तो सर्वप्रथम थेल्स ने यह बताया कि कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ एक कुछ ही अलग विशेष स्थिति का अनुभव कराती है, यानी कि उसमें कुछ अलग गुण आ जाते हैं। तो उस अलग गुण को उन्होंने आवेश का नाम दिया। ठीक है, तो आवेश क्या है? किसी पदार्थ पर उपस्थित वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है या विद्युत क्षेत्र इन क्षेत्रों का अनुभव करता है, तो इसे ही हम आवेश कहते हैं। ठीक है, इसमें उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कोई कांच का छड़ है। ठीक है, ये कांच का छड़ है, इसको हम किसी रेशम के कपड़े के साथ रगड़ते हैं तो घर्षण के कारण इसमें से कुछ आवेश इसमें स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसके कारण ये जो छड़ है वो आवेशित हो जाता है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम कि आवेश के प्रकार, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक प्रयोग पर थोड़ा सा चर्चा करना होगा कि इसका कैसे हम जान सकते हैं कि नहीं आवेश कितने प्रकार के हैं। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे आवेश का प्रायोगिक सत्यापन। आवेश का प्रायोगिक सत्यापन। अब ये आवेश का प्रायोगिक सत्यापन क्या है? ठीक है, तो इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ये मान लेते हैं कि दो कांच की छड़ें हैं। ठीक है, ये कांच की छड़ें हैं। ठीक है, तो इन दोनों को रेशम के कपड़े से पहले रगड़ दिया जाता है। ठीक, और उसके बाद फिर ये क्या करते हैं, इनको हम संपर्क में लाते हैं। ठीक है, तो इसको जब रेशम के कपड़े से रगड़ दिया गया, यानी कि अब ये आवेशित छड़ें हो गई। ठीक है, जब इनको जो संपर्क में लाया जाता है तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। और फिर एक हम लेते हैं एबोनाइट, ये है एबोनाइट की छड़ी। ठीक, इसको जब हम बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो ये भी आवेशित हो जाते हैं, और इनको भी जब हम एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं तो ये भी प्रतिकर्षित करते हैं। तो इन प्रयोग से हमें यह स्पष्ट हुआ कि ये समान प्रकृति के आवेश थे जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक आवेश हमारे सामने स्पष्ट हो गया। ठीक, अब इन दोनों में से हम एक एक छड़ लेते हैं, इससे हम एक एक छड़ लेते हैं, एक कांच का छड़ लेते हैं और एक एबोनाइट का छड़ लेते हैं। तो ये हमारा हो गया कांच का छड़ और ये हो गया हमारा एबोनाइट का छड़, और दोनों ही आवेशित हैं, दोनों ही पहले से आवेशित हैं। अब इन दोनों को जब संपर्क में लाया जाता है तो इनके बीच आकर्षण बल आता है, इनके बीच आकर्षण बल आता है। तो इससे इन प्रयोग से हमें यह स्पष्ट होता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है धनावेश और एक आपका होता है ऋणावेश। ठीक है, तो इसमें हमको दो बातें स्पष्ट हो गई। पहला तो ये कि इन आवेशों के बीच
प्रतिकर्षण बल होता है और दूसरा आकर्षण बल भी होता है। और आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है। तो अब इसमें से कौन सा धनावेश है और कौन सा ऋणावेश है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो एक वैज्ञानिक थे फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जो कांच पर आवेश है, ठीक है, जब हमने कांच को रेशम के कपड़े से घर्षण किया था तो जो कांच पर आवेश आया था उन्होंने उसे धनावेश कहा था, और जो एबोनाइट को हमने बिल्ली की खाल से रगड़ा था तो जो एबोनाइट पर आवेश आया था उसे उन्होंने ऋणावेश कहा। ठीक है, तो आप समझ गए, कांच पर जो आवेश आया था वो आपका धनावेश था और जो एबोनाइट पर आवेश आया वो आपका ऋणावेश हुआ। ठीक, तो अब देखिए किनके किनके बीच आकर्षण होता है और किनके बीच प्रतिकर्षण होता है। तो जब भी दो धन आवेश आमने सामने आ जाएं, ठीक है, तो इनके बीच हमेशा प्रतिकर्षण होता है, यानी कि समान प्रकृति के आवेश यदि आमने सामने हो तो उनके बीच प्रतिकर्षण होता है, चाहे वो धन हो या ऋण हो। ठीक है, दोनों ही समान प्रकृति के हैं, ये भी धन है और ये भी धन है तो उनके बीच प्रतिकर्षण होगा, ये भी ऋण है और ये भी ऋण है तो उसके बीच भी प्रतिकर्षण होगा। और ठीक इसके विपरीत यदि एक धन और एक ऋण है तो उनके बीच हमेशा आकर्षण बल होगा। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पर भी आकर्षण बल होगा। ठीक है, आप लोग समझ गए। तो इसके बाद का फिर हमारा टॉपिक है धनावेशित या ऋणावेशित होने का कारण। अब किस तरह से, किस कारण से यह पदार्थ धनावेशित हो सकता है या ऋणावेशित हो सकता है, तो हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए, तो अब हम पढ़ते हैं पदार्थ का धनावेशित या ऋणावेशित होने का कारण। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। ठीक है, तो परमाणु में क्या होता है, सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। ठीक है, तो अब परमाणु किस चीज से बना है? परमाणु आपका बना है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इससे हमारा परमाणु बना है। ठीक है, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ गति करता रहता है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो प्रोटॉन हमारा धनावेश होता है। ठीक, प्रोटॉन हमारा धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है। ठीक है, प्रोटॉन धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है। ठीक, तो हम जानते हैं कोई सामान्य स्थिति में कोई भी पदार्थ, कोई भी परमाणु जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पहले से ही मौजूद है, तो हम ऐसा जानते हैं कि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। सामान्य स्थिति में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, यानी धनावेश और ऋणावेश की संख्या बराबर होती है, जिससे कि कोई भी पदार्थ सामान्य अवस्था में उदासीन होता है, उस पर कोई भी आवेश नहीं होता। किसी प्रयोग के द्वारा अगर कोई वस्तु, मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, इसने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया का मतलब इससे इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। ठीक है, तो अब हम कैसे कह सकते हैं कि ये धनावेश है या ऋणावेश है? तो मान लेते हैं कि इसमें 4 धनावेश और 4 ऋणावेश पहले से ही मौजूद थे, जो कि हमने अभी भी बताया कि धनावेश और ऋणावेश की संख्या बराबर होती है, तो यहाँ पर बराबर है। किसी प्रयोग के द्वारा अगर ऋणावेश बाहर निकल जाता है तो इस पर 1 प्लस की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, ये बाहर चला गया तो 1 माइनस घट गया, तो इस पर प्लस की संख्या बढ़ गई, यानी कि अब ये क्या हो गया, पदार्थ धनावेशित हो गया। उसी तरह से अगर मान लेते हैं कोई पदार्थ है और उस पर पहले से ही धन आवेश और ऋणावेश मौजूद हैं, दोनों की संख्या बराबर है, और किसी प्रयोग के माध्यम से उसमें एक ऋण आवेश ग्रहण करने की क्षमता आ जाती है, वो एक ऋण आवेश ग्रहण कर लेता है, तो अब इस पे देखिए माइनस की संख्या अधिक हो गई, यानी कि अब ये क्या हो गया, ऋण आवेशित हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ धनावेशित हो सकता है या ऋणावेशित हो सकता है। आप समझ गए होंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद का टॉपिक है घर्षण द्वारा किसी भी पदार्थ को आवेशित कैसे किया जा सकता है। तो इसके बारे में हम समझते हैं कि घर्षण द्वारा, ठीक है, तो घर्षण का तात्पर्य होता है रगड़ना। आप लोग जानते हैं घर्षण का तात्पर्य होता है रगड़ना, यानी कि किसी भी पदार्थ को रगड़ने से वो पदार्थ आवेशित कैसे हो जाता है।
ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक कांच है, कांच का छड़ है, ठीक है, और ये रेशम का कपड़ा है, ये रेशम का कपड़ा है, ठीक है। इन दोनों को हम क्या करते हैं, आपस में घर्षण करते हैं यानी रगड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमने अभी भी इससे पहले चर्चा की थी कि कांच जो है वो धनावेशित हो जाता है और रेशम जो है वो ऋणावेशित हो जाता है। यानी इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जब भी हम किसी भी दो वस्तुओं का आपस में घर्षण करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, ठीक है। यानी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस रेशम में चला गया, तभी तो इससे एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो प्लस का चिन्ह हो गया, ठीक है, धनावेशित हो गया। और इसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया मतलब माइनस की संख्या बढ़ गई, तो ये क्या हो गया, ऋण आवेशित हो गया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि घर्षण की प्रक्रिया में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है जिससे कि वो पदार्थ आवेशित हो जाता है। आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है स्पर्श द्वारा आवेशन, ठीक है। तो स्पर्श द्वारा आवेशन क्या होता है, स्पर्श का मतलब होता है केवल संपर्क में लाना, ठीक है, उसमें घर्षण नहीं किया जाता, केवल संपर्क में लाया जाता है, ठीक है। तो हम इसको उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि यहां पर हमारे पास दो गोले हैं, ठीक है, हमारे पास दो गोले हैं, ठीक, हमने इसको स्टैंड लगा के खड़ा कर दिया। मान लेते हैं कि ये आवेशित गोला है, इस पर पहले से ही धन आवेश मौजूद है, ठीक है, इस पर पहले से धन आवेशित मौजूद है और ये अनावेशित है यानी इस पर कोई भी आवेश नहीं है। अब हम इसको जब भी इसके संपर्क में लाते हैं, ठीक है, टच में यानी कि संपर्क में लाते हैं एक दूसरे के, तो हम देखेंगे, ऐसा हमने मान लीजिए कि संपर्क में ला दिया, तो हम देखेंगे कि इस पर जो आवेश था वो आवेश इस पर भी फैल जाएगा, यानी कि दोनों पर समान प्रकृति का आवेश हो जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम स्पर्श द्वारा आवेशन करते हैं तो जो आवेश पहले से आवेशित वस्तु पर है वही आवेश दूसरे वस्तु पर भी रहेगी। ऐसा नहीं है कि इस पर विपरीत आवेश आ जाएगा, ठीक है, करता हूं कि समझ गए होंगे। अब अगला टॉपिक हमारा है प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है। अब प्रेरण क्या होता है, प्रेरण द्वारा आवेशन, इसमें ना तो किसी के संपर्क में लाया जाता है और न ही घर्षण किया जाता है, ठीक है। तो प्रेरण कैसे करते हैं, तो आप इसमें भी उदाहरण के द्वारा समझिए कि ये देखिए, ये हमारे पास मान लेते हैं कि दो गोले हैं, ठीक है, हमारे पास दो गोले हैं और इस पर मान लेते हैं कि हमारे पास पहले से ही माइनस चार्ज है, ठीक है, हमारे पास पहले से ही माइनस चार्ज है इस गोले पर। तो अब इसको समझने से पहले आप दो टॉपिक, थोड़ा सा शॉर्ट टॉपिक है, समझ लीजिए, चालक और कुचालक, ठीक है, चालक और कुचालक। चालक क्या होता है और कुचालक क्या होता है, तो चालक वही होता है जिस पर विद्युत आवेश का प्रवाह मुक्त होता है, यानी कि इस पर फ्री फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का, वो चालक होता है। और कुचालक होता है जिसमें से विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं हो पाती है, ठीक है, नहीं हो सकती है, उसे हम कहते हैं कुचालक। यानी कि अगर मान लीजिए कोई चालक वस्तु है, उस पर अगर हम इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करते हैं तो वो उसके बाहरी पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके पृष्ठ पर फैल जाता है, तो उसको हम कुचालक कहते हैं। और मान लीजिए कोई वस्तु कुचालक है और उसके बाहरी पृष्ठ पर हम इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करते हैं, तो उसके बाहरी पृष्ठ पर जहां पर हम इलेक्ट्रॉन देते हैं वो इलेक्ट्रॉन वहीं पर स्थिर हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं कुचालक, यानी कि उस पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है, वो कुचालक होता है। तो अब देखिए, इस पर, इस गोले पर ऋणावेशित है और ये गोला आपका अनावेशित है, यानी कि इस पर कोई भी आवेश नहीं है। तो देखिए कि अब इस पर कैसे प्रेरण के द्वारा हम आवेशित कर सकते हैं इस वस्तु को। तो यहाँ पर जब ये गोले को हम एक दूसरे के थोड़ा नजदीक लाते हैं, ठीक है, तो हम जैसा कि जानते हैं कि जब समान प्रकृति का आवेश होता है तो उसमें जो है प्रतिकर्षण बल होता है ना। तो इसमें ऋण आवेश पहले से, तो मान लेते हैं कि ये माइनस है, तो इसमें दोनों ही आवेश होंगे ना, प्लस और माइनस दोनों आवेश होंगे पहले से ही। तो ये माइनस जो है वो क्या करेगा, माइनस को प्रतिकर्षित करेगा, यानी उसे दूर हटाएगा। तो इस पे क्या होता है, प्रेरण के द्वारा आवेशन में ये माइनस इस तरफ आ जाएगा और इसके सामने जो है वो इसके विपरीत प्रकृति का आवेश आता है। हमेशा याद रखिएगा, ध्यान देने वाली बात है कि प्रेरण द्वारा आवेशन में जो आवेशित वस्तु पर आवेश होगा, यानी ऋण आवेश है, तो इसके नजदीक यानी इसके सामने वाली जगह पर हमेशा इसके विपरीत प्रकृति का आवेश आकर
आ जाएगा और इसके ठीक सामने यानी कि दूसरी तरफ इसके बराबर का आवेश, यानी कि इधर माइनस था तो इधर भी माइनस ही आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये स्टैंड आपका कुचालक स्टैंड होता है जिसके वजह से इस इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो पाता है, वो इलेक्ट्रॉन इधर आकर सज जाता है, एक तरफ इकट्ठा हो जाता है। अब हम क्या करेंगे कि इसको एक चालक तार के माध्यम से, इसको चालक तार के माध्यम से जिधर हमारा इलेक्ट्रॉन है उधर क्या करेंगे, एक चालक तार के माध्यम से इस गोले को जोड़ देंगे और ये इसको हम भूमि से संपर्कित कर देंगे। ठीक है, भूमि में ज्वाइंट कर देंगे। तो अब हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये चूंकि चालक तार है इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह मुक्त होता है, मैंने अभी भी बताया। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहां से प्रवाह करते हुए वो भूमि में चला जाएगा, यानी कि अब इसमें इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इसमें क्या बचा, केवल धन आवेशित बचा। तो हमारा अब ये गोला क्या हो गया, धन आवेशित हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रेरण द्वारा आवेशन में कोई भी घर्षण नहीं होता, कोई भी संपर्क नहीं होता है, बस केवल क्या करना होता है कि एक दूसरे के थोड़ा सा नजदीक लाते हैं, उसमें प्रतिकर्षण बल होता है और एक चालक हमारा क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कर देता है, जिसकी वजह से उसमें जो धन आवेशित बच जाते हैं उससे वो धन आवेशित गोला हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारा इसके बाद का टॉपिक है विद्युतदर्शी। ठीक है, तो विद्युतदर्शी क्या है, विद्युतदर्शी वह यंत्र है जिसकी मदद से हम किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा या आवेश की प्रकृति को जान सकते हैं। ठीक है, तो विद्युतदर्शी हमारा एक यंत्र है जो कि एक बोतल की आकृति का होता है। ठीक है, जो कि एक बोतल की आकृति का हमारा विद्युतदर्शी यंत्र होता है, ये हमारा विद्युतदर्शी यंत्र है। ठीक, और इसमें एक छड़ लगा होता है, धातु की ये छड़ होती है। ठीक है, इसमें धातु की छड़ होती है जिसमें एक छोर पर यहाँ पर धातु की प्लेट की तरह होती है ये। ठीक है, यहाँ पर धातु की प्लेट की तरह होती है और नीचे जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे, ये आपकी स्वर्ण पत्तियां होती हैं। स्वर्ण पत्तियां मतलब सोने की पत्तियां होती हैं, पतली पतली। ठीक है, ये स्वर्ण पत्तियां होती हैं और ये छड़ जो होता है वो भी धातु का ही होता है। तो ये हो गया आपका विद्युतदर्शी यंत्र। इसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा, वो भी अनुमानित पता चलता है, एक्यूरेट हम नहीं बता सकते हैं कि कितनी आवेश है, अनुमानित हमें पता चल जाता है कि आवेश की मात्रा लगभग कितनी है और आवेश की प्रकृति क्या है। ठीक है, तो आइए हम उदाहरण के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे इसमें हम बता सकते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा विद्युतदर्शी यंत्र है। मान लेते हैं कि ये हमारा विद्युतदर्शी यंत्र है। कोई भी वस्तु है, ये कोई वस्तु है, ठीक है, इस पर कोई भी आवेश है। ठीक, तो इसको जब हम इस धातु के संपर्क में लाते हैं, इस धातु के संपर्क में जब हम लाते हैं तो इस धातु से होता हुआ वह आवेश इन दोनों ही पत्तियों में पहुंच जाता है। यदि इन पत्तियों में फैलाव होता है, ठीक है, इन पत्तियों में फैलाव होता है, यदि यह फैलाव कम होता है, अगर थोड़ा होता है तो हम इससे जान जाते हैं कि आवेश की मात्रा कम है, और यदि यह फैलाव बहुत अधिक होता है तो हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि इस वस्तु में आवेश की मात्रा उतना ही अधिक है। ठीक है, अब हम ये पता करेंगे कि कोई दो वस्तु है, आवेशित वस्तुएं हैं, और उसमें हमें ये जानना है कि उन दोनों ही आवेशित वस्तुओं की प्रकृति क्या है। ठीक है, आवेश की प्रकृति क्या है, धन आवेश है कि ऋण आवेश है, या दोनों में ही समान अवस्था में आवेश है। तो देखिए कैसे पता करते हैं। मान लेते हैं कि इसमें एक आवेश है, एक वस्तु हमारे पास ये है, ये भी आवेशित है। ठीक है, दोनों ही वस्तुएं हमारी आवेशित हैं। ठीक, तो पहले हम एक वस्तु को इस धातु के संपर्क में लाते हैं तो इस पत्तियों में फैलाव होता है, इन पत्तियों में फैलाव होता है। ठीक है, तो हम जान जाते हैं कि हाँ इसमें आवेश है। तो ठीक है, उसके बाद फिर हम जब दूसरी वस्तु को भी ला करके यहाँ पर इसमें संपर्क कराते हैं, ठीक है, तो उसमें से फिर धातु में से, धातु की छड़ में से वो आवेश गुजरता हुआ इन पत्तियों में पहुंचता है। यदि और फैलाव अगर इन पत्तियों में होता है तो ये समझ जाइए कि इन दोनों में समान प्रकृति के आवेश हैं, तभी उसमें प्रतिकर्षण बल हो रहा है, फैल रहा है। ठीक है, और यदि इनमें फैलाव के बजाय अगर ये पत्ती एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं तो इसमें आप समझ जाइए कि इसमें विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, यानी इसमें अब आकर्षण बल है, वो एक दूसरे की तरफ अपने आप को आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे आप समझ गए कि किस तरह से हम किसी वस्तु में आवेश की प्रकृति को हम जान सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे।
अब है इसके बाद आवेश का मात्रक। ठीक है, आवेश की मात्रक क्या होती है? आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ये हमारा एसआई पद्धति, एसआई पद्धति आप लोग जानते हैं। आवेश का मात्रक कूलाम है। एसआई पद्धति को हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। ठीक है, एसआई पद्धति में कूलाम। ठीक है, और इसको हम लोग सी से लिखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सी से लिखते हैं। ठीक है, तो एक कूलाम बराबर क्या होता है? एक कूलाम बराबर 1 एम्पियर सेकेंड। ठीक है, 1 एम्पियर सेकेंड, यानी कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है, तो इससे देखिए हमारा कूलाम का परिभाषा बिल्कुल ही स्पष्ट हो गया। ठीक है, इससे हमारा कूलाम का परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट हो गया, यानी कि किसी चालक में यदि 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित 1 सेकेंड के लिए की जाए तो उसमें जितने भी आवेश की मात्रा प्रवाहित होती है वो हमारा 1 कूलाम कहलाता है। बिल्कुल स्पष्ट है इसका परिभाषा। ठीक है, तो अब सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में हमारा जो मात्रक है वो कहलाता है फ्रैंकलिन। वो कहलाता है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन को हम लोग FR लिखते हैं। ठीक है, सीजीएस पद्धति में, ये एसआई पद्धति में था, अब ये है सीजीएस। ये सीजीएस पद्धति में हम इसको कहते हैं फ्रैंकलिन। ये हमारा मात्रक है आवेश का। ठीक है, तो अब देखिए आवेश की परिभाषा, उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि आवेश की परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो एग्जाम में आता भी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, तो आगे क्लास में फिर मैं आप लोगों को कुछ और टॉपिक्स बताऊंगा, कुछ और हिंट बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए अच्छे अच्छे मटेरियल के लिए। थैंक यू।